Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we will discuss our first chapter matrices and determinants. So basically first of all हमारी definition है matrices की. अगर आप पेज नंबर 2 ओपन करो तो आपकी definition मिलेगी पेज पर. तो definition matrix की देखते हैं. A rectangular array means arrangement of real numbers closed within the brackets. कि एक ऐसी अरेंजमेंट्स नंबर्स की अरेंजमेंट रियल नंबर की अरेंजमेंट जो कि ब्रैकेट के अंदर अगर हम क्लोज कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास मैट्रिक्स होती है. आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं, रियल लाइन पर प्लॉट करने सीखे हुए थे, ठीक है, छोटी क्लासेस में बेसिक्स में पढ़े हुए हैं. तो रियल नंबर्स हमें पता है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये रियल नंबर्स हैं. उसने कहा अगर मैं इन रियल नंबर्स को कुछ ऐसी अरेंजमेंट में लिख दूँ कि उनके अराउंड बाद में मैं ब्रैकेट्स डाल दूँ तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास मैट्रिक्स होगी. ठीक है. अब ये मैट्रिक्स जनरेट कैसे होती है यहाँ पर बताया तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. आप लोगों ने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़वाए थे 6.9 में. इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया था 3 मेथड से. तो ये देखिए मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं. अब आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट में 2 लिखा है एक्स के साथ, नीचे वाली इक्वेशन में एक्स के साथ 4 लिखा हुआ है, यहाँ वाई के साथ 3 लिखा हुआ है और यहाँ वाई के साथ -5 लिखा हुआ है. अगर आप, और ये भी पार्ट उसका दिया हुआ लेकिन यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो x के साथ 2 लिखा है और मैंने यहाँ पर फर्स्ट जगह पे लिख लिया 2. नीचे वाले x के साथ 4 लिखा है, यानी सेकंड रो में फर्स्ट जगह पर 4. यहाँ पर 3 लिखा है 3 और यहाँ -5 है तो -5. मीन्स साइंस भी साथ डालने होते हैं, सबके साथ प्लस पॉजिटिव था वो डालने की जरूरत नहीं पड़ी. तो यानी हम इक्वेशंस को ही एक और मेथड से जब सॉल्व करने का मेथड लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वो मैट्रिक्स बन जाती है, उसको आगे मेथड से सॉल्व करते हैं. सॉल्व तो हम आज नहीं करेंगे, बस हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स जनरेट करना देखा. ये असल में इक्वेशन ही होती है जिसको हम मैट्रिक्स बना देते हैं. तो हमने डेफिनेशन पढ़ी एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट के सेट के अराउंड में इनक्लोज्ड कर दें, वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है. ठीक है. पेज नंबर 2 पे भी ये डेफिनेशन लिखी है और अगर आप ज़्यादा बेहतर देखो तो आपके पास लास्ट में समरी पेज नंबर 30 पे उस पर आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी. एग्जाम्पल्स आप में मस्ट देनी है. और सेकंड जो बात इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हो तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, A B C जैसे भी. ठीक है. इसके बाद एक पॉइंट आता है नीचे जो आप लोग पढ़ोगे डाटा को तो वहाँ लिखा होगा एलिमेंट्स, एंट्रीज एंड रियल नंबर्स. तो जो इसके अंदर हमने ये वर्ड लिखे हुए हैं, डिजिट्स लिखे हैं, इनको हम इनके रियल नंबर्स भी कह सकते हैं कि रियल नंबर लिखे हुए हैं. इनको हम कह सकते हैं ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, या हम इनको कह सकते हैं ये एंट्रीज लिखी हुई हैं हमने मैट्रिक्स की. तीनों वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है दूसरी डेफिनेशन है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. रोज क्या होती हैं? अब मैट्रिक्स तो हमने लिख दी, अब इसकी कोई रोज भी होंगी, इसके कोई कॉलम्स भी होंगे. तो वो हम क्या करेंगे, वो क्या होती है, आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ये हमारे पास ऐसे बी की शेप में. तो अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जी, तो स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स है हमारे पास. ये देखिए मैट्रिक्स मैंने लिख दी, इस बार थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स ली है. तो अब हमने देखा कि जो ऐसे लाइंस लगी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जो आपके पास बेस, जैसे आपके पास जो आपका फ्लोर की बेस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, अगर वैसी लाइंस होंगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास रोज है. मींस ये एक पूरी रो हमारे पास, इसको हम R1 कह देते हैं, ये दूसरी रो और ये थर्ड वन रो, इसको R3 कह देते हैं. मतलब टोटल इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो थी. तो अब अगर मैं आपको बताऊँ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन, सॉरी यहाँ पर आना था हॉरिजॉन्टल वे और यहाँ पर आना था वर्टिकल वे. तो जो एंट्रीज आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में होंगी वो आपके पास रोज होंगी. और अब दूसरी बात आती है कॉलम्स भी होते हैं इसमें. और ऐसे अगर मैं देखूं तो वो आपके पास कॉलम्स होंगी. मैं जिसमें एक कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 3 कॉलम है. अगर आप वर्टिकली इसका सेटअप देखोगे तो वो कॉलम होंगे आपके पास, और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपके पास रोज होंगी. यानी 1 2 3 3 ही इसमें कॉलम थे और 3 ही इसमें रोज थी. ठीक है. तो अगर अब मैं यहाँ पर आपको कोई और एग्जांपल दूँ, मैंने कहा मैंने सी मैट्रिक्स लिखी है 2 और 3, सिर्फ इतनी सी मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे. तो अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें ऐसी लाइन तो सिर्फ एक ही है. मीन्स ये सिर्फ एक रो है, एक रो और कॉलम किस तरह, अगर आप ऐसे देखो ये और ये, चाहे वो एक वर्ड का ही कॉलम है तो ये एक लाइन और एक ये लाइन, यानी इसमें 2 कॉलम है और 1 रो होगी. तो आप लोगों को अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में कि कितनी रोज है एक मैट्रिक्स में, तो आप लोगों को काउंट करके वहाँ अपना एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. ये हमारे पास मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन थी, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने सीखे. मैट्रिक्स आपके पास इक्वेशन से ही जनरेट होती है और आपके पास मैट्रिक्स की बहुत सारी तो
में यूज़ होती है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस के डाटा की प्लॉटिंग में आपके पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यूज़ होती है और प्लॉटिंग सर्वेज में यूज़ होती है। मतलब हमारे पास जो मैट्रिसेस की एप्लीकेशन है वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर आप फर्दर इसको स्टडी करोगे आगे वाली क्लासेस में जाके तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इसके बाद जो हम इसका आगे इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर इक्वल मैट्रिसेस पढ़ेंगे और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इसको लर्न करना है और इसको अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेना है। ये डेफिनेशन जो है आपके पास पेज नंबर 2 पे तीनों लिखी हुई हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, रोज ऑफ मैट्रिक्स देखे, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स देखे। अब हम पढ़ने लगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें जितनी रोज होती हैं, जितने कॉलम होते हैं, उनको काउंट करके हमने एक स्पेसिफिक टाइप में लिखना होता है, पैटर्न में लिखना होता है, उसको हम कह देते हैं फिर इसका ऑर्डर। अब इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले अगर आप बुक पेज नंबर 3 पे देखोगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां से आपने डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन कर लेनी है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि जितने रोज होते हैं और जितने कॉलम होते हैं, जब हम उनको काउंट करके लिखेंगे इन इज अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर, तो वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख दी है, एम नेम दिया हुआ उसको कैपिटल लेटर में। अब इसका ऑर्डर उन्होंने लिखा है 2/3 है। ये कैसे लिखा है, सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें रोज कितनी है। हमने काउंट की 1 रो और 2 रोज थी। फिर हमने इसके कॉलम को काउंट किया, कॉलम था 1, 2 और 3 कॉलम थे। पहले आपने इसकी रोज और कॉलम्स को काउंट करके लिख लेना है, फिर आपने इसका लिखने का पैटर्न देखना है। सबसे पहले लिखते होते हैं रोज, फिर लिखते हैं कॉलम और दरमियान में लिखते हैं बाय, ऐसे डैश डाल के, तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है। इतनी सी बात और ये इसका ऑर्डर लिखा जाएगा। कभी भी आपने कॉलम को पहले और रो को बाद में नहीं लिखना, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, दरमियान में आप बाय लिखते हो। और आप इसको ऐसे मैट्रिक्स के नीचे भी लिख सकते हो 2/3, ठीक है। मैट्रिक्स के नीचे भी लिखी जा सकती है और ऐसे साइड पे भी पूरी स्टेटमेंट के तौर पे भी हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इसी तरह की क्वेश्चन है, अगर आप 1.1 देखो, उसका पहला क्वेश्चन उन्होंने यही कहा हुआ है कि ऑर्डर फाइंड करें। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है, मैंने इसके 3 पार्ट्स लिख दिए हैं। आप देखिए उन्होंने कहा ए का ऑर्डर बताएं, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है, 2 रोज है, ठीक है, दरमियान में बाय, और कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम। तो जस्ट आपने बता देना कि इट्स ऑर्डर इज 2/2। अगर ये सी एक और पार्ट है, इसका ऑर्डर देखें रोज 1 है और कॉलम 2 है, तो 1/2। और अगर इसका एक और बताया तो कितनी रोज है, देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, चाहे वो एक वर्ड की एक डिजिट की ही रो हो तो लेकिन वो रो होगी, यानी 3 इसमें रोज है और कॉलम इसमें 1 ही है, यानी ये 3/1 की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऐसे कर लेना है कि उनके ऑर्डर्स लिखने जस्ट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जो है वो हम एक क्वेश्चन करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, अब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमें देखना है कि जब मैट्रिक्स एक जैसी कब होती हैं। देखिए इसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक्स की सिंगल आप वर्ड मैट्रिक्स बोलते हो, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाती हैं तो हम उसको कहते हैं मैट्रिसेस। तो प्लूरल वर्ड जो है वो आपके पास मैट्रिसेस है। यहाँ पर है ए एंड बी ट्रू मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस थी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी, कि ए को बी के इक्वल तब कहेंगे एंड इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। आपको पता है 2 चीज़ें इक्वल होती हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं कि ये इसके इक्वल है। कब होंगी, उसने कहा 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल, ए का ऑर्डर इक्वल हो बी के ऑर्डर की। मसलन अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली, आपको ऑर्डर भी निकालना सिखाया है, वो थी 2/2 क्या ऑर्डर था उसका, तो फिर एक और मैट्रिक्स ली, वो भी 2/2 की ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो 2/2 की और 2/1 की हो जाए, या वो 3/2 की हो वो 2/1 की हो जाए। यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो भी उतनी हो, वो भी उतनी, उसमें भी उतनी रोज हो, उसमें भी उतनी रोज हो, उसमें भी उतने कॉलम हो, सेकंड वन में भी उतने कॉलम हो। हम कहेंगे तो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स के लिए। इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पूरी डेफिनेशन आती है कि जब पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ही दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए। दूसरी बात ये होगी इसकी डेफिनेशन में, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि जैसे एक एंट्री का पहला वर्ड ये है, ठीक है, अगली मैट्रिक्स का पहला वर्ड ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है, यानी इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड, इसका दूसरा वर्ड और इसका दूसरा वर्ड, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। तो 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो और जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग सारी की सारी एंट्रीज एक जैसी हों, कि अगर वहाँ 1 लिखा है तो वहाँ भी 1 हो, वहाँ 3 लिखा है तो वहाँ भी 3 हो, और जितना ऑर्डर उसका उतना ही ऑर्डर उसका हो। अगर उसका वो वाला साइन है तो उसका भी वही साइन हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। अगर उनमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हो रही होगी, ये वाली पूरी है ये वाली पूरी नहीं, तब भी वो इक्वल नहीं है, ये वाली पूरी है ये वाली पूरी कंडीशन नहीं हो रही, तब भी वो इक्वल नहीं है। अच्छा, अब आगे एग्जाम्पल पे देखें, नीचे ही उसके पेज नंबर, अगर आप देखो पेज नंबर 3 पे साथ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है उन्होंने।
तो ये एक मैट्रिक्स दी और एक मैट्रिक्स दी है। देखिए इसमें 1 1 के इक्वल है, -4 के इक्वल है, ये 3 है और ये 2 + 1 है। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे देन इक्वल करोगे। जब ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, सॉल्व करना वाला उसमें कोई काम होगा, प्लस और माइनस का कोई साइन डाला होगा, पहले आप उसको प्लस माइनस करोगे देन देखोगे क्या वो इसके इक्वल आ रही है। यानी 2 + 1 क्या होता है 3, तो ये भी 3 और ये भी 3, ये इक्वल है। अब ये नहीं कह सकते यहाँ 2 + 1 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, क्योंकि वो सॉल्व होके वही आएगी। ये 4 - 2 आता है 2 और ये भी 2 है, तो ये A इज इक्वल टू B, यानी ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप देखो, ये सारी मैट्रिसेस लिखी हैं। उन्होंने कहा है बताएं इनमें से कौन सी किसकी इक्वल है। आपने सबसे पहले देखना है, मैंने A ले ली, A में लिखा है 3 में एक ही कॉलम है और यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम। आप देखें कौन सी ऐसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम और एक ही रो है, वो ये थी, क्योंकि ये 5 - 2 लिखा, 5 - 2 पहले करेंगे, वो क्या होता है 3, यानी यहाँ पर ये इसका मतलब है ये 3 असल में लिखा हुआ। तो देखिए इसमें एक ही कॉलम है एक ही रो और ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम ये लिख देंगे कि A इज इक्वल टू है C के, यानी A और C का ऑर्डर क्या है इक्वल है। इस तरह देखते कोई और भी इसकी इक्वल है और कोई इक्वल नहीं, सिर्फ ये दोनों इक्वल थे। अब B पे आ जाते हैं, B किसकी इक्वल है, यानी इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। अब देखें किसी में एक रो और 2 कॉलम हो, ये देखें ये एक रो है और 2 कॉलम है, लेकिन ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। यहाँ 5 3 है, यहाँ पहली जगह पे 3 है, यहाँ पहली जगह पे 5 है, तो ये और ये तो इक्वल नहीं हो सकते। इसके अलावा ये देखें एक रो है और 2 कॉलम है, पहली जगह पे 3 लिखा है, इसको 3 + 2 करूँगी तो 5 आ जाएगा, यानी ये देखें इसका मतलब ये और ये सेम है, यानी हम कहेंगे B इक्वल है I के। इस तरह आपने सबको एक एक करके देखना है, जो जिसकी इक्वल आएगा आपने ऐसे आपस में इक्वल रखते जाना है, क्या पता ये किसी और के भी इक्वल हो, हम उसके साथ वो भी लिख देंगे। ऐसे आप सारे करते जाओगे और सारे क्वेश्चन को बुक पर ही सॉल्व कर लोगे, नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 भी बुक पे हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी बुक पर ही हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन वो करने लगे हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने कहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ A B C एंड D इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें उसने खुद बता दिया, देखें लिख के दिया कि ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनकी एंट्री जो है वो एक जैसी हो, उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। अब हमें पता है और उसने कह दिया, इसका मतलब हम इक्वल रख सकते हैं। देखें ये वाली वैल्यू को इसकी इक्वल रखा जा सकता है। अभी फिलहाल देखने में ये दोनों सेम नज़र नहीं आ रहे। देखें इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ है 2 कॉलम है, ये बात तो कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये A + C लिखा है और ये 0 लिखा है, ये भी 0 होना चाहिए था और ये भी 0 होना चाहिए था। अभी हम ये नज़र नहीं आ रहे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास A B C और D का आंसर आ जाएगा, तो हमें वो इक्वल नज़र आने लग जाएंगे। अगर वो इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि A + C किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, यहाँ से इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि A + 2 भी इक्वल होना चाहिए -7 के। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि C - 1 इक्वल होना चाहिए 3 के और 4D - 6 इक्वल होना चाहिए 2D के। ये 4 इक्वेशन बना लिया वहाँ से, इसको आप सॉल्व करेंगे और A B C D का आंसर आ जाएगा। सबसे आसान वाली जो इक्वेशन इसमें लग रही है वो ये वाली लग रही है। आसान का मतलब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल C आ रहा है, इसमें A भी है B भी है, इसमें A भी है C भी है, तो उसको पहले सॉल्व कर ले जिसमें सिर्फ एक चीज़ है। अगर मैं C को यहीं रहने दूँ और 3 पहले से यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जाके ये प्लस हो जाए तो C यहाँ रह जाएगा और C का आंसर आ जाएगा 4। एक आंसर हमारे पास निकल गया। अब मैं अगर इस C को जो मेरे पास आंसर आ गया वो मैं यहाँ यूज़ कर लूँ तो A का भी आंसर आ सकता है। मैं यहाँ लिखूँ कि पुट C इज इक्वल टू 4 इन दिस। A C की जगह क्या लिख लें, C की जगह 4 डाल दिया जो हमने वहाँ से फाइंड किया, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब मुझे अगर A चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले से 0 है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो A आ गया -4। A का भी आंसर आ गया, C का भी आंसर आ गया। उन्होंने कहा था A भी फाइंड करें, B भी फाइंड करें, C भी फाइंड करें, D भी फाइंड करें। हमने A और C फाइंड कर लिया। अब A को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो किसका आंसर आ सकता है, B का। इन A की वैल्यू निकाल के हम पुट करते जाएंगे और सबके आंसर आते जाएंगे। अब मैं यहाँ लिख दूँगी पुट A इज इक्वल टू -4, यानी इसमें जहाँ A लिखा है वहाँ मैंने क्या लिख दिया -4, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर ले, हमें B का आंसर चाहिए, मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, B यहाँ पर भी वैसे ही रह जाएगा। -7 पहले से मौजूद था, ये माइनस है, यहाँ पर जाके +4 माइनस प्लस माइनस 4, 7 में से 4 निकाले 3,
बड़े वाले का साइन नेगेटिव है तो वो आएगा। अभी भी बी अकेला नहीं हुआ, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा बी का भी आंसर आ गया। अब लास्ट रह गया डी का आंसर। वो अगर आप लास्ट वाले को देखो, इसको ही सॉल्व करें तो डी का आंसर आ जाता है। यहाँ 4d है, ये 2d है, मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा -2d, यहाँ माइनस का इधर जाके +6, 4d में से 2d निकाले तो 2d, 6, d अकेला नहीं हुआ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो d आ गया 3। तो ये हमारे पास चारों के आंसर आ गए, यही हमने फाइंड करने थे। बस यहाँ तक क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो ना कि आप इसको वेरीफाई करो, जैसे हम क्वेश्चन में इक्वेशन को वेरीफाई करते थे, तो जहाँ पर यहाँ a लिखा है, a की जगह इसको पुट करके देखें। जैसे a का आंसर आया हमारे पास -4 प्लस c का आंसर क्या है हमारे पास 4, तो अगर मैं माइनस प्लस करूँ तो 0, यानी यहाँ पर असल में आंसर क्या बन रहा है 0, और यहाँ भी 0 है, इसका फर्स्ट वाला भी 0 है। तो इसका मतलब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है हमने। हमारा क्वेश्चन उन्होंने जस्ट ये कहा था कि ABCD की वैल्यू फाइंड करें। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है आज के लेक्चर में। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट अपनी नोटबुक्स पे करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपनी जो है वो बुक पर ही करना है। और साथ में इसके जो मैंने आपको तीनों डेफिनेशन पढ़ाई हैं, चारों डेफिनेशन, मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस, इन चारों की डेफिनेशन पहले आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे, देन आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी राइट करोगे और इसको लर्न करोगे।